देखिए, इस टाइम हम देख रहे हैं कि हमारे केसेस जो हैं वो एब्रप्टली विद इन अ पीरियड ऑफ करीब 7 से 10 दिन में, जहां हमारे केसेस करीब 200 तक आ रहे थे, वो फिगर जो है वो 6000 तक करीब पहुंच गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक ऐसा वेरिएंट इस टाइम है जो बड़ा ही इन्फेक्शस है, यानी कि उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी जो है वो बहुत हाई है। हालांकि इसमें एक चीज़ हम पॉजिटिव ले सकते हैं कि ये जो वेरिएंट इस टाइम है ये उतनी सीवियर डिजीज़ नहीं कर रहा है। इसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ्स जो है वो बहुत कम है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये स्प्रेड हो रहा है, तो कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि हम अपने इन केसेस को लिमिट करें, क्योंकि हालांकि हॉस्पिटलाइजेशंस कम है लेकिन किसी भी टाइम ये फिगर बढ़ सकता है। तो एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वेरिएंट, जो हमारे डेल्टा वेरिएंट था, जो जिसकी वजह से सेकेंड वेव यहाँ पे आई, तो उसमें हम देख रहे थे कि हालांकि उसमें भी इन्फेक्शसनेस थी लेकिन इससे कम थी, लेकिन उसमें सीवियरिटी काफ़ी ज़्यादा थी, यानी कि उसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशंस भी काफ़ी ज़्यादा हुई और डेथ्स भी काफ़ी ज़्यादा हुई। अगर हम एक साल पीछे जाए तो इसी डेल्टा की वजह से हमने देखा था कि हमारे नंबर ऑफ़ केसेस मैक्सिमम 6000 तक गए थे, और जब ये 6000 का आंकड़ा हुआ था तो उस टाइम डेथ्स हमारी करीब 70 के करीब हो रही थी पूरे यूटी में। तो इस टाइम हम देख रहे हैं कि हालांकि 6000 केसेस हमारे हुए हैं कल टच, लेकिन डेथ्स अभी वही चार या पाँच के अराउंड हो रही हैं। इसलिए हमें कोशिश कर यही रहनी चाहिए कि हमारे नंबर ऑफ़ केसेस जो है वो जितने लिमिट हो जाएं उतना ज़्यादा बेहतर है, उतना हमारा हॉस्पिटल्स पे लोड कम पड़ेगा और उतनी ज़्यादा बेहतर सर्विस एक हेल्थ केयर डिपार्टमेंट दे सकता है। देखिए, जिस तरीके की इन्फेक्शसनेस इसमें है, देयर इज़ नो डाउट कि ये मैक्सिमम लोगों को इन्वॉल्व करेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको तर्क करना है। देखिए, अगर हम डेल्टा की बात करें, जैसे हम बात कर रहे थे पहले, उसमें हॉस्पिटलाइजेशन अराउंड 20 to 25% थी। इसमें जो है ओमिक्रॉन में हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन अराउंड 5 to 10% है। लेकिन अगर वो परसेंटेज को हम ट्रांसलेट करें नंबर्स में, जितने ज़्यादा हमारे केसेस होंगे उतनी ज़्यादा फिर नंबर ऑफ़ हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है। तो पॉजिटिव हमें कोशिश करनी है कि हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपना के केसेस को लिमिट करने की। फिर पॉजिटिव कौन कौन हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर वही जानता है जो इसकी जद में सीवियर डिजीज़ में आता है। मैक्सिमम तो हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम पेशेंट जो हैं वो माइल्ड डिजीज़ में मुबतला है, ज़ुकाम खांसी हो रहा है या बुखार आ रहा है, और 4-5 दिन में वो सिम्टम सबसाइड होके पेशेंट ठीक हो जाते हैं। लेकिन ओमिक्रॉन से भी आपने देखा कि हालांकि मोर्टेलिटी कम है, लेकिन मोर्टेलिटी है 1% ही, आधे परसेंट ही। आपने देखा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से भी कई कई जगह डेथ्स हुई है। इसलिए कौन उसकी जद में आ जाए, स्पेशली जो हमारे एल्डरली होते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, बाकी सिस्टम्स की तकालीफ में मुबतला होते हैं, तो वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं कि उनको सीवियर डिजीज़ हो जाए। तो इसलिए हमें लॉकडाउन का जो है, लॉकडाउन कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है। लॉकडाउन से एक चेन इन्फेक्शन की जो बनती है उसको ब्रेक करने में मदद मिलती है। लेकिन अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, मास्क पहने, ज़्यादा सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, फिज़िकल डिस्टेंस मेंटेन करें, तो अगर हम ये अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं तो मुझे नहीं लगता है कि फिर लॉकडाउन की ऐसी नौबत आनी चाहिए। मैं ये बताऊं कि 2 साल हो चुके हैं, अभी तक हमारे पास कोविड का कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। जो भी एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज़ यूज़ होती हैं, वो एंटीबायोटिक्स के फॉर्म में हो, एंटीवायरल्स के फॉर्म में हो, वो ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च है, और वो भी उसके लिए स्पेसिफिक इंडिकेशंस है। देखिए, अगर कोई भी वायरल डिजीज़ हो, मेजॉरिटी ऑफ देम सेल्फ लिमिटिंग होती है और कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जस्ट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। अगर किसी को बुखार है, बॉडी में बदन में दर्द वगैरह हो रहा है, तो पैरास्टामोल लेने में कोई हर्ज नहीं है, या किसी को खांसी हो रही है, ज़ुकाम हो रहा है, उसमें एंटी एलर्जिक डिकंजेस्टेंट लेना, ऐसे में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन अननेसेसरली एंटीबायोटिक्स लेना विदाउट प्रेस्क्रिप्शन या विदाउट कंसल्टेशन ऑफ ए डॉक्टर लॉन्ग टर्म में हार्मफुल हो सकता है। अगर आज देखिए, आज हेल्पलाइंस भी अवेलेबल है, गवर्नमेंट ने रखी हुई है,
या हेल्थ सेंटर्स हैं जहाँ पे डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी इंश्योर की है, या ऑनलाइन कंसल्टेशन भी अवेलेबल है, डॉक्टर्स की डिफरेंट हॉस्पिटल्स ने रखी है अवेलेबल। तो अगर किसी को भी ऐसे पॉजिटिव आता है, उसको कंट्रोल रूम से फ़ोन आता है गवर्नमेंट की तरफ से, और उससे पूछा जाता है कि कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या क्या अलामात हैं, और उनको क्या दवाई लेने की ज़रूरत है। और इसके बाद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोई कोमॉर्बिडिटीज़ में मुबतला है, इम्यून सिस्टम उसका डिफिशेंट है, तो उसको बेहतर अफजल ये है कि वो हॉस्पिटल में जाए, अपना चेकअप कराएं, और अगर उनको कोई एडवांस ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी इन द फॉर्म ऑफ एंटीवायरल्स, तो डॉक्टर साहब उनको प्रेस्क्राइब करेंगे, या अगर हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होगी तो हॉस्पिटलाइज करके भी उनको ट्रीटमेंट मैसर हो सकता है। तो अभी हमारे पास इस टाइम की गाइडलाइंस हैं जो ICMR की गाइडलाइंस हैं, तो उसमें आइसोलेशन पीरियड जो माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट होता है, तो उसके लिए गाइडलाइंस है कि वो 7 दिन तक आइसोलेट हो जाए। अगर 7 दिन के बाद उसका कोई सिम्टम नहीं है, वो बिल्कुल सेहतियाब हो चुका है, तो उसके बाद उसको रिपीट टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो टेस्ट करते हैं वो अपनी दिल की तसल्ली के लिए करते हैं। 7 डेज के बाद अगर वो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक है तो उसको टेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो अपना मास्क लगा के अपने काम पे वापस जा सकता है। 7 दिन के बाद अगर वो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक है तो बहुत कम चांस है कि वो एक इन्फेक्टिव स्टेज में है कि दूसरे बंदे को कोई इन्फेक्शन लगने का इम्कान होगा 7 दिन के बाद। इसलिए 7 दिन की आइसोलेशन पीरियड जो है वो ICMR की ने मुकर्रर किया है। ये कोई ओमिक्रॉन के लिए नहीं है, ये इस टाइम कोविड की गाइडलाइंस है, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन जो RT-PCR या रैपिड पे पॉजिटिव आता है तो उसमें ये डिटेक्ट नहीं होता है कि उसको कोविड ओमिक्रॉन वेरिएंट से है, डेल्टा वेरिएंट से है, अल्फा वेरिएंट से है, वो तो जीनोमिक सीक्वेंसिंग से ही पता चलता है। तो ये गाइडलाइंस जो है ये पूरी कोविड के लिए है। अगर कोई पेशेंट पॉजिटिव आता है तो जिस प्रपोर्शन से हम देख रहे हैं कि पब्लिक में या आम सोसाइटी में हम देख रहे हैं कि जिस प्रपोर्शन में वहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं, उसी प्रपोर्शन में हम देख रहे हैं कि जो अस्पताल का वो डॉक्टर्स हों, पैरामेडिक्स हो, उसी स्पीड से वो भी पॉजिटिव हो रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो स्ट्रेन है ये कितनी ज़्यादा इन्फेक्शस है। देखिए इसकी डिफरेंट वजूहत हो सकती है। एक तो हम जो बीच में एक पीरियड हो गया था उसमें एक कोविड ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट था, तो एक कॉम्प्लेसेंसी भी लोगों में आ गई थी, और जो प्रिकॉशनरी मेजर्स थे उनमें लेना भी उनने तर्क किया था। हालांकि जो अगर हम डिफरेंट अस्पतालों की बात करें जहाँ पे कोविड का ट्रीटमेंट होता है, वो तो पूरे जो भी तिब्बी अमला होता है वो अंदर जब वार्ड्स में जाता है तो वो पूरा प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके जाता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि ये इन्फेक्शन उनको ज़्यादा चांस रहता है कि वहाँ से बाहर जब वो निकलते हैं, जब उसके बाद कहीं पे कैंटीन में बैठे, चाय पी, एक ग्रुप्स में बैठे, तो वहाँ पे ज़्यादा इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स माइल्ड सिम्टम्स में मुब्तला होते हैं, उनको पता भी नहीं होता है कि वो इन्फेक्टेड हैं। तो एक साथ जब ग्रुप में बैठे तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस रहता है कि इनमें जो है ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जाए। तो इसलिए जो हमने गाइडलाइंस जो इशू हुई हैं, हमने भी स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स इशू किए हैं कि जो भी तिब्बी अमला है जब भी वार्ड्स वगैरह में जाए जहाँ पे कोविड के पेशेंट्स होते हैं तो फुल प्रोटेक्टिव गियर पहन के जाए एक, और इसके अलावा बाकी जगह वहाँ पे भी उनको जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पे स्ट्रिक्टली अमल करना है ताकि वो कम्प्लीटली सेफ रहे। देखिए बूस्टर डोज के लिए मखसूस क्राइटेरिया अभी गवर्नमेंट ने इजरा किया है। जो हमारी पहली जब वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई तो हमने उसमें हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और ऐसे बुज़ुर्गों की वैक्सीनेशन की थी जो 60 साल की ज़ायद की उम्र के थे और 45 साल से ज़्यादा उम्र के जो कोमॉर्बिडिटीज़ में मुब्तला है। तो वही जो पहले सिलसिले में वैक्सीनेशंस हो रही हैं, जो प्रिकॉशनरी डोज या जिसे हम बूस्टर डोज का नाम दे रहे हैं, तो उन्हीं की वैक्सीनेशंस पहले मरहले में हो रही है। धीरे धीरे ये एक्सटेंड की जाएगी बाकी जो वैक्सीनेट हुए हैं उनमें भी, क्योंकि अगर आप इसमें सिंपल एक ऐप जो कोविन ऐप है, अगर उसमें अपना आप फ़ोन नंबर जो आपका रजिस्टर्ड है उसमें वो डालेंगे, आपको OTP आएगा, OTP डालेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप जो है ये प्रिकॉशनरी या बूस्टर डोज के लिए कब एलिजिबल है।
तो ये सिलसिला जो है ये आगे भी चलता रहेगा और ये एक्सटेंड किया जाएगा हर किसी को। जैसे हम उसके बाद जैसे हम आगे की बात कर रहे हैं, जैसे एक फ्लू का वैक्सीन हम ईयरली बेसिस पे लेते हैं इन्फ्लुएंजा को प्रिवेंट करने के लिए, तो हो सकता है आगे जाके कोविड का भी ऐसा कोई वैक्सीन आ जाए जो हमें एट पीरियडिक इंटरवल देना पड़े, ताकि हम जो ससेप्टेबल लोग हैं उनको हम इनोकुलेट करके उनको प्रिवेंट करें अगेंस्ट दिस कोविड डिजीज़। इस टाइम जो स्ट्रेन आई है, हालांकि इसमें काफ़ी ज़्यादा म्यूटेशंस हैं, तो म्यूटेशंस की वजह से ये थोड़े पिछले स्ट्रेन से थोड़ा डिफरेंट है, और जो इन्फेक्शसनेस में इसमें काफ़ी ज़्यादा है, तो मेजॉरिटी ऑफ लोग जो है वो इम्कान है कि वो इसमें पॉजिटिव हो जाएंगे, और मे बी कुछ पेशेंट्स में ऐसे भी होगा कि बीमारी के अलामात ही नहीं होंगे, वो इन्फेक्ट होंगे लेकिन उनका इम्यून सिस्टम अंदर से डेवलप होगा। लेकिन वो उसमें भी देखिए, पुराने भी हमने पेशेंट्स देखे, उनमें भी इम्यूनिटी डेवलप हुई बिकॉज ऑफ इन्फेक्शंस, लेकिन ये इम्यूनिटी उतनी लॉन्ग टर्म नहीं रहती है। वो हमने देखा है कि वीन ऑफ होती है और धीरे धीरे फिर और ससेप्टेबल हो जाता है कोई बंदा इन्फेक्शन होने का। जैसे पुराने पेशेंट्स जो पॉजिटिव हुए थे, अभी इस ओमिक्रॉन की वजह से वो और पॉजिटिव हो रहे हैं, दूसरी बार तीसरी बार लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। तो इसलिए जो इसमें इन्फेक्शसनेस ज़्यादा है, हालांकि इसमें डिजीज़ करने का मादा जो है वो कम है। तो होपफुली इसके बाद हम देखेंगे कि इसके बाद माइल्डर वेरिएंट्स आएंगे और हमारी हर्ड इम्यूनिटी भी डेवलप हुई होगी, और वैक्सीनेशन तो चल ही रही है, तो वैक्सीनेशन से भी इम्यूनिटी बूस्टअप होगी। तो होपफुली इसके साथ ही ये पेंडेमिक ख़त्म होने का इम्कान है। लेकिन खुदा न खास्ता कभी कभी ऐसी म्यूटेशंस भी आ सकती हैं जो इस वायरस में और तब्दीली लाए, और खुदा न खास्ता और ज़्यादा डेंजरस कोई वेरिएंट पैदा हो जाए। तो हम होप यही करेंगे कि ये जो हर्ड इम्यूनिटी इससे डेवलप हो जाए, और आगे के वेरिएंट्स जो हम हर किसी की स्पेकुलेशंस की एक एंडेमिक डिजीज़ बन जाएगी, क्योंकि वायरस तो कहीं जाएगा नहीं, वायरस यहीं पे है, यहीं पे रहेगा और आगे भी रहेगा। तो होपफुली वो माइल्डर जैसे नॉर्मल ज़ुकाम वायरल डिजीज़ की वजह से होता है, होपफुली वैसा ही रहेगा, और जिसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की वजह से वो ठीक हो जाएगा। और कोई और हम होप करेंगे कि और कोई डेंजरस कोई ऐसा वेरिएंट ना आ जाए जो सीवियर डिजीज़ पैदा करे।